आरती और कमलेश पंडित जी के साथ डीएसपी के ऑफिस पहुंच गई। आरती की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई थी। डीएसपी दिलीप चौहान ने जब रिपोर्ट देखी तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा और उसने तुरंत फ़ोन उठाकर फ़ोन लगाया और एसआई भावेश मिश्रा के खिलाफ जांच कर सबूत इकट्ठे करने के लिए कहा और आरती के गुनहगारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर हवालात में डालने का आदेश दिया। डीएसपी दिलीप चौहान का आदेश मिलते ही जल्दी से जल्दी कार्तिक के साथ साथ उसके दोस्तों को भी हवालात में डाला गया और एएसआई भावेश मिश्रा के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए गए और उसकी जांच पड़ताल के लिए कमेटी बिठाई गई, जिसमें यह बात साफ जाहिर हो गई कि भावेश मिश्रा ने अपने गुनाहगार बेटे को बचाने के लिए आरती और कमलेश की शिकायत दर्ज नहीं की थी, बल्कि उन्हें अपना रौब दिखाया था। एएसआई भावेश मिश्रा को अनिश्चित काल के लिए बर्खास्त कर दिया गया और साथ में ही उस पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। एएसआई भावेश मिश्रा को उम्मीद नहीं थी कि कमलेश और आरती ऐसा भी कुछ करेंगी। कार्तिक और उसके बाकी दोस्तों को गिरफ्तार कर हवालात में डाल दिया गया। आरती और कमलेश ने जब यह सुना तो उन्हें बहुत सुकून महसूस हुआ। डीएसपी दिलीप चौहान ने आरती का केस लड़ने के लिए सरकारी वकील अविनाश को किया। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कार्रवाई शुरू की गई। आज कोर्ट में फैसले का पहला दिन था। आरती अपनी मां कमलेश और पंडित जी और पंडिताइन के साथ कोर्ट में आई हुई थी। उधर से कार्तिक के साथ उसके बाकी दोस्तों को भी कोर्ट में लाया गया। आरती के पापा और बुआ के साथ साथ कार्तिक के गुनहगार दोस्तों के माता पिता भी यहां आए हुए थे। दोनों पक्षों के वकील में काफ़ी देर तक बहस चली और आखिरकार आरती के वकील अविनाश ने यह साबित कर दिया कि कार्तिक और उसके दोस्तों ने आरती के कपड़ों की टेलर को कुछ रुपए देकर आरती को फ़ोन कर वापस कपड़ों की नाप देने के लिए बुलाने के लिए कहा था। इस मौके का फ़ायदा उठाकर कार्तिक आरती को धोखे से सूने मकान में ले गया और उसके दोस्तों के हवाले कर दिया, जिससे उनके दोस्तों ने आरती की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। आरती के कपड़ों की टेलर के बयान और आरती की मेडिकल रिपोर्ट से कार्तिक और उसके दोस्तों के अपराध साबित हो चुके थे। जज ने सभी गुनाहगारों को 7 साल की सज़ा और 2 लाख का जुर्माना सुनाया। कोर्ट से निकलते ही आरती की नज़र अपने पापा पर पड़ी। आरती इस उम्मीद में थी कि शायद उसके पापा उससे कुछ बातें करेंगे, शायद मुझे समझने की कोशिश करेंगे। वह भागकर अपने पापा के पास गई और भराए गले से बोली, पापा। आरती को अपने सामने खड़ी देखकर कैलाश ने कुछ नहीं कहा। तभी आरती की बुआ वहां आई और गुस्से में आरती की तरफ देखते हुए फिर कैलाश से बोली, चलिए भैया, अब बचा ही क्या है, जो कुछ तो था इस नागिन ने डस लिया है। यह कहकर कैलाश को लेकर वह वहां से चली गई। आरती उन्हें वहां से जाते हुए देखती रही। तब कमलेश ने उसके कंधे पर आकर हाथ रखा। आरती की आंखों में आंसू देखकर कमलेश ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और उसे गले लगाकर बोली, दुखी मत हो बेटी, सच हमेशा कड़वा होता है और हम सबको बुरा लगता है। देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कमलेश आरती को लेकर पंडित और पंडिताइन के साथ वापस उनके घर आ गई। कमलेश हाथ जोड़कर पंडित और पंडिताइन से बोली, आप दोनों का एहसान हम दोनों माँ बेटी जीवन भर नहीं भुला पाएंगे। जब हमें अपनों की ज़रूरत थी तब उन्होंने हमें ठुकरा दिया और पराए होते हुए भी आप लोगों ने अपनों से बढ़कर हमें प्यार दिया। यह सुनकर पंडित जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटी, इसमें एहसान की क्या बात है, इंसान ही इंसान के काम आता है और यह तो हमारा फ़र्ज़ था। फिर भगवान ने हमारी जिम्मेदारी समझकर हमें यह मौका दिया था। तब पंडिताइन बोली, तुम दोनों हमारी बेटी और पोती जैसी हो, भला तुमसे कैसे मुंह मोड़ लेते। तब कमलेश बोली, अब हमें चलना चाहिए। यह सुनकर पंडित जी बोले, लेकिन तुम जाओगी कहाँ, तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें अंदर घुसने नहीं देंगे। इससे अच्छा तो यही है तुम हमारे साथ हमारे घर पर रहो। यह सुनकर कमलेश बोली, नहीं बाबा, हम आप पर और बोझ नहीं बन सकती। यह सुनकर पंडित जी बोले, अरे बाबा भी कहती हो और अपने आप को बोझ भी कहती हो, भला औलाद भी माँ बाप के ऊपर बोझ होती है। हमने कह दिया तुम हमारे साथ ही रहोगी। यह सुनकर कमलेश हाथ जोड़कर बोली, माफ़ करना बाबा,
लेकिन हम आपके साथ और नहीं रह सकते। अरे कभी ना कभी तो हमें हमारी लड़ाई अकेले लड़नी पड़ेगी। हम दोनों कहीं पर भी अपना जीवन गुजार लेंगे। अगर आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो हम पर एक एहसान कर दीजिए, हमें कहीं किसी काम पर लगा दीजिए जिससे हमारा गुजारा हो जाए। यह सुनकर पंडित जी कुछ कहते उससे पहले ही कमलेश बोल पड़ी, मना मत कीजिए। तब पंडिताइन बोली, बेटी अगर तुमने जाने का फैसला ले लिया है तो फिर ठीक है, हम यहीं कहीं तुम्हारे लिए कोई काम की व्यवस्था कर देंगे और यहीं पास में कोई कमरा किराए पर दिला देंगे। यह सुनकर कमलेश हाथ जोड़कर बोली, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तब आरती पंडित जी से बोली, बाबा मैं डीएसपी सर से एक बार मिलना चाहती हूँ। यह सुनकर पंडित जी बोले, जरूर बेटा। दूसरे दिन पंडित जी कमलेश और आरती को लेकर डीएसपी दिलीप चौहान के ऑफिस पहुँच गए। वहाँ उन्हें देखकर डीएसपी दिलीप चौहान ने कहा, आइए आइए बैठिए, और आरती की तरफ देखते हुए बोले, अब कैसी हो बेटी। यह सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने आंसू पोंछते हुए हाथ जोड़कर बोली, अंकल मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। तब डीएसपी दिलीप चौहान खड़े होकर उनके पास आए और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, अरे अंकल भी कहती हो और एहसान की भी बातें करती हो। तुम मेरी बेटी की उम्र की हो, मेरी बेटी जैसी हो। अरे तुम्हारे लिए मैंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मेरा फ़र्ज़ था। हम कानून के रखवाले हैं और कानून की अवहेलना करने वालों को सज़ा दिलाना हमारा काम है बेटी। डीएसपी दिलीप चौहान की बातें सुनकर कमलेश और आरती की आंखें नम हो गई। वह सोचने लगी कि इस कलयुगी दुनिया में इस जैसे देवता भी रहते हैं। आरती और कमलेश डीएसपी दिलीप चौहान का आभार व्यक्त करके पंडित जी के साथ वापस घर आ गई। दूसरे दिन पंडित जी मंदिर के पूजा पाठ करने के बाद आरती और कमलेश के लिए काम की तलाश में बाहर निकल गए। जब शाम को वे लौटे तो उन्होंने आरती और कमलेश को बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक कपड़ों की फैक्ट्री है। मैंने फैक्ट्री के मालिक से बात की है, तुम दोनों कल सुबह ही काम पर जा सकती हो। फैक्ट्री में और भी काफ़ी औरतें काम करती हैं। यह सुनकर आरती और कमलेश बहुत खुश हुई। पंडित जी ने कुछ ही दूरी पर एक कमरा उन दोनों के लिए किराए पर ले लिया और घर का जरूरी सामान अपनी तरफ से उन्हें दे दिया। पंडित और पंडिताइन दोनों उन्हें बेटियों की तरह प्यार करते थे। आरती और कमलेश किराए के कमरे में जाकर रहने लगी। वे दोनों सुबह 8 बजे फैक्ट्री के लिए निकल जाती और शाम को वापस अपने कमरे पर आ जाती। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे, लेकिन फैक्ट्री का मालिक अक्सर आते जाते काम करते वक्त आरती को अजीब तरीके से घूरा करता था। कभी कभी वह आरती को किसी काम के बहाने से अपने ऑफिस में बुला लेता और उसे बातें करने के बहाने तलाश करता, उसे घूरता, किसी चीज़ को पकड़ाने के बहाने उसके हाथ को छूने की कोशिश करता। लेकिन आरती इन सब को जानबूझकर देखकर भी अनदेखा कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अब उन्हें बड़ी मुश्किल से यह काम मिला है। अगर यह काम भी हाथ से चला गया तो फिर उन्हें काम नहीं मिल पाएगा और वह नहीं चाहती कि वह कुछ भी अपनी माँ को बताएगी तो जिससे उसकी माँ और दुखी होगी। लेकिन कमलेश की पार की नज़रों ने यह भांप लिया कि फैक्ट्री के मालिक की नीयत ठीक नहीं है। अब वह आरती को कहीं भी अकेले आने जाने नहीं देती, उसके साथ ही काम करती, उसके साथ ही आती जाती। यहाँ तक कि जब फैक्ट्री का मालिक आरती को किसी बहाने से ऑफिस में बुलाता तो आरती के साथ कमलेश भी चली जाती। यह देखकर एक दिन फैक्ट्री का मालिक गुस्से में बोला, मैंने आरती को बुलाया था, उससे काम था, तुमसे नहीं। यह सुनकर कमलेश बोली, साहब आरती मेरी बेटी है, आज तक मैंने उसे कहीं भी अकेले नहीं भेजा। जमाना खराब है इसलिए मैं उसके साथ जाती हूँ। यह सुनकर फैक्ट्री का मालिक गुस्से में बोला, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं यहाँ काम करने वाली औरतों पर गलत नज़र डालता हूँ। यह सुनकर आरती बोली, नहीं सर, मेरी माँ का कहने का अर्थ यह नहीं था। वह क्या है ना, मेरी माँ ने कभी भी बचपन से कहीं भी मुझे अकेली नहीं जाने दिया। यहाँ तक कि जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरी माँ मेरे साथ ही जाती और जब तक मेरी स्कूल की छुट्टी नहीं हो जाती तब तक वह कमरे के बाहर मेरा इंतज़ार करती।
यह कहकर आरती ने बात संभाली। यह सुनकर फैक्ट्री का मालिक झुंझलाकर रह गया। फैक्ट्री का मालिक जानता था कि कमलेश के होते हुए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वह कमलेश कभी भी आरती को अकेले नहीं छोड़ेगी। इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। एक दिन फैक्ट्री के मालिक ने फैक्ट्री के काम के बहाने से कमलेश को बाहर भेज दिया और इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसने आरती को काम के बहाने से अपने ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में जाकर आरती बोली, सर आपने मुझे किसी काम से बुलाया था। यह सुनकर फैक्ट्री के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और सामने पड़ी कुर्सियों पर आरती को बैठने के लिए कहा। आरती वहीं कुर्सी पर बैठ गई। तब फैक्ट्री मालिक ने उठकर बाहर दरवाजे के बाहर झांक कर देखा कोई है तो नहीं, और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। फैक्ट्री के मालिक के इस तरह दरवाज़ा बंद करने से आरती घबराते हुए बोली, सर आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? यह कहकर वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। तब फैक्ट्री के मालिक ने उसके पास आकर उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, आरती, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं अपने होश गंवा बैठा हूँ। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। आरती, तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? मैं जानता हूँ। यह सुनकर आरती ने अपने कंधों से उसके हाथ हटाकर एक तरफ झटकते हुए और गुस्से में बोली, सर आप ये क्या कह रहे हो? यह कहकर वह वहाँ से जाने लगी तो फैक्ट्री के मालिक ने उसका रास्ता रोक लिया और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, नहीं आरती, यह समय गुस्सा करने का नहीं है, एक दूसरे के प्यार में खो जाने का है। यह कहकर वह आरती को अपनी तरफ खींचने लगा। उसकी आंखों में वासना साफ नजर आ रही थी। तब आरती ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाकर एक जोर से धक्का फैक्ट्री के मालिक को दे दिया, जिससे वह गिरते गिरते बचा। यह देखकर फैक्ट्री का मालिक गुस्सा हो गया और गुस्से में आरती से बोला, लगता है तू प्यार से नहीं मानेगी। और यह कहकर उसने आरती का दुपट्टा खींचना चाहा, लेकिन आरती ने अपना दुपट्टा कसकर पकड़ लिया और मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी धड़ाम से ऑफिस का दरवाज़ा टूटा और फैक्ट्री का मालिक यह देखकर हैरान रह गया। फैक्ट्री मालिक आरती का दुपट्टा खींचकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। आरती ने अपना दुपट्टा कसकर पकड़ लिया और मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी अचानक ऑफिस का दरवाज़ा धड़ाम से टूटा। फैक्ट्री मालिक यह देखकर हैरान रह गया कि कमलेश फैक्ट्री की बाकी औरतों के साथ खड़ी हुई थी। कमलेश का गुस्से से चेहरा तमतमा रहा था। वह गुस्से से फैक्ट्री मालिक के पास आई और दोनों हाथों से उसकी शर्ट की कॉलर पकड़कर उसे बाहर फेंक दिया। आरती घबराई से अपनी माँ से जाकर लिपट गई। तब कमलेश गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ यह हरकत करने की? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। अरे मुझे तो पहले ही शक हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारे बहाने को समझकर वापस फैक्ट्री आ गई थी, और जब मुझे मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं तुम्हारे ऑफिस की तरफ आई, जहां आरती की आवाज़ सुनकर मैं सारा मामला समझ गई। तुम इस तरह अब बेसहारा मासूम औरतों को अपनी फैक्ट्री में काम देकर अपने हवस का शिकार बनाना चाहते हो। आज तुमने मेरी बेटी के साथ गलत करना चाहा है, कल किसी और के साथ गलत करने की कोशिश करोगे। यह सुनकर सभी औरतें गुस्सा हो गई और सभी चप्पल खोलकर फैक्ट्री मालिक को मारने लगी। तभी वहां खड़े किसी व्यक्ति ने यह सारा वीडियो अपने मोबाइल में बना लिया। फैक्ट्री मालिक हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन सभी औरतों और कमलेश ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। सभी औरतें और कमलेश उसे तब तक पीटते रहे जब तक किसी ने पुलिस को सूचना देकर पुलिस को नहीं बुला लिया। पुलिस फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर ले गई। फैक्ट्री मालिक के मारपीट का वीडियो मीडिया के हाथ लग गया था। फैक्ट्री मालिक उस इलाके का जाना माना व्यक्ति था। वीडियो हाथ लगते ही मीडिया ने नमक मिर्च लगाकर खबर को फैलाना शुरू कर दिया। आरती और कमलेश अपने घर में भी सुरक्षित नहीं थी। अब लोग जब भी वह कहीं आती जाती तो शक भरी निगाहों से उन्हें देखते और उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करते। इस खबर का असर ये हुआ कि फैक्ट्री मालिक की फैक्ट्री बंद होने की कगार पर पहुंच गई। अब कोई भी औरतें वहां काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सभी का कहना था कि आज जो आरती के साथ इसने करने की कोशिश की है, अगर कल यह हम में से किसी के साथ गलत कर बैठा तो हमारा क्या होगा। फैक्ट्री मालिक की काफ़ी बदनामी हो गई
उसे तो उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी। उसका व्यापार ठप हो चुका था और इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। लेकिन आरती और कमलेश को भी कम नहीं भुगतना पड़ा था। उनका बाहर निकलना जीना मुश्किल हो गया था। आरती इन सब से काफ़ी दुखी हो गई थी। तब उसकी माँ ने उसे तसल्ली दी तो आरती रोते हुए बोली, माँ हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्या लिखा है मेरे नसीब में? अरे क्यों भगवान ने मुझे ऐसा रूप दिया कि हर कोई मुझे पाना चाहता है, गलत तरीके से? क्यों माँ क्यों? यह कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ी तो कमलेश ने उसे गले लगाकर तसल्ली दी। कमलेश ने सारी बातें थक हार कर कमलेश ने सारी बात पंडित और पंडिताइन को बताकर वहाँ से दूसरे शहर जाने का फैसला लिया। तब पंडित और पंडिताइन ने कमलेश और आरती को दूसरे शहर जाने की अनुमति दे दी और कहा कि वहाँ उनकी बेटी रहती है, वह उनकी मदद जरूर करेगी। पंडित और पंडिताइन ने सारी खबर अपनी बेटी को दे दी। आरती और कमलेश अपना जरूरी सामान लेकर पंडित जी और पंडिताइन से गले मिलकर विदा हुई और दूसरे शहर पहुंच गई। वहां जैसे ही वो रेलवे स्टेशन से उतरी तो पंडित जी की बेटी मिल गई। उसने आरती और कमलेश के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। पंडित जी की बेटी पहले उसे अपने घर ले गई और चाय नाश्ते और खाने पीने के बाद उसने कुछ ही दूरी पर उनके लिए कमरा किराए पर ले दिया और अपनी तरफ से घर का जरूरी सामान देकर उनकी मदद कर दी। पंडित जी के दामाद की जानकारी से आरती को बच्चों के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। आरती ने दूसरे दिन जाकर ही स्कूल में नौकरी कर ली। अब वह सुबह 9 बजे स्कूल जाती और 2 बजे तक वापस अपने कमरे पर आ जाती। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर आने लगी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।